स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल टीवीएन लर्निंग पे। इंडिया में दो तरह के लॉज हैं। पहला, पब्लिक लॉज। ये ऐसे लॉज होते हैं जो सभी पर इक्वली अप्लाई होते हैं, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, रेप, चोरी कर ली वगैरह। और दूसरा होता है पर्सनल लॉज। ये ऐसे लॉज हैं जो सभी पर यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होती हैं, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ केवल हिंदुओं पे अप्लाई होगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ केवल मुस्लिम्स पे अप्लाई होंगी। एक्चुअली में ये पर्सनल लॉज डील करती हैं मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, विवाह, तलाक, गोद लेना और प्रॉपर्टी का बंटवारा। और यदि किसी को पर्सनल लॉज में इंटरेस्ट नहीं है तो उनके लिए भी सेकुलर पर्सनल लॉ लाए गए हैं। अगर कोई सेकुलर तरीके से मैरिज करना चाहता है तो उनके लिए भी एक एक्ट आ चुका है जिसे हम कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते वक्त, और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई। तो जानते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले हर सिटीजन के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। एक्चुअली में हमारे देश में अभी मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस यानी कि शादी, तलाक, गोद लेना या संपत्ति का बंटवारा, इन जैसे विषयों के लिए सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम नहीं है। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 से। उसमें लिखा है, स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट्स फ्यूचर में यह कोशिश करेगी कि सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी के लिए समान कानून लेकर आया जाए। तो अब सवाल बनता है कि क्यों इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे इन प्लेस ऑफ पर्सनल लॉज। बेसिकली इस लॉ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखने का मकसद बस यही था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की जा रही थी तो उस समय देश पार्टीशन के गम में था। साथ ही उस समय के माइनॉरिटीज जैसे जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स को ये ना फील हो कि उनके कस्टम और ट्रेडिशंस को उनसे छीना जा रहा है। साथ ही उन्हें यह फील ना हो कि उन्हें दबाया जा रहा है। और जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की लिटरेसी रेट लगभग 1% थी। इन सब रीजंस को ध्यान में रखते हुए इस लॉ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही रखा गया। देखते हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में लिखा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के नजरों में सभी सिटीजन्स बराबर हैं। पर यह पर्सनल लॉ ये फॉर्मल इक्वलिटी को सिटीजन्स के अमोंग में लाने में बहुत ही मुश्किलें डालती है। ये पर्सनल लॉ आर्टिकल 14 के खिलाफ है जो हमें फॉर्मल इक्वलिटी गारंटी करती है। और यही सबसे मेजर रीजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे कंट्री में लागू होने का। और जब बात आए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो शाह बानो केस की चर्चा तो होगी ही। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस। मोहम्मद अहमद खान एक रिनोन्ड लॉयर थे इंदौर मध्य प्रदेश से। उन्होंने अपनी वाइफ शाह बानो को शादी के 40 साल बाद ट्रिपल तलाक बोलकर और तलाक दे दिया। शाह बानो ने 1978 में कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और मोहम्मद अहमद खान से अंडर आर्टिकल 125 CRPC मेंटेनेंस के लिए कोर्ट से गुहार लगाई। 1980 में लोकल कोर्ट ने शाह बानो की गुहार के फेवर में ही वर्डिक्ट दी और सुप्रीम कोर्ट भी शाह बानो के फेवर में वर्डिक्ट दी और अहमद खान को कहा कि आपको शाह बानो को मेंटेनेंस देनी होगी। इस फैसले से पॉलिटिकल बवाल मच गया था पूरी कंट्री में और ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ की अवहेलना करता है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया, जिसमें मुस्लिम वुमेन्स पर सेक्शन 125 CRPC लागू नहीं होगी। मतलब मुस्लिम वुमेन्स सेक्शन 125 CRPC के तहत डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती हैं। क्या आज की डेट में इंडिया में कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है? तो जी हाँ, गोवा में है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पोर्तुगीज सिविल प्रोसीड्योर कोड 1939 को एक्सटेंड करके लाया गया है और इसके वर्डिक्ट में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इट्स एन शाइनिंग एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। थैंक्स अ लॉट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल टीवीएन लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।